आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है मैप्स। यानी कि हम लोग अपने क्लास 6 के ज्योग्राफी में 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, आसान है, तो बहुत जल्दी हमारा ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे मैप के बारे में, नक्शा के बारे में। यानी कि टोटल जानकारी जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा वो किस चीज़ के बारे में मिलेगा? मैप के बारे में मिलेगा कि मैप क्या होता है, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप बनता कैसे है, मैप के ऊपर किन किन चीज़ों को हम लोग शो करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के चीज़ों को हम लोग सीखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैप के बारे में तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग इसी के अंदर पढ़ लेंगे ग्लोब के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे? ग्लोब के बारे में भी पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोब का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि ग्लोब में ना बहुत सारे अच्छाई हैं, लेकिन ग्लोब में कुछ खराबी भी है। जैसे जब आप एक ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब को देखकर आपको ये नज़र आता है कि हमारा पृथ्वी भी कुछ इसी प्रकार का है ना। मतलब गोल जैसे हमारा आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब क्या कैसा होता है? गोल होता है, ठीक ना। तो जब आप ग्लोब को देखते हैं तो वो आपको आइडिया देता है कि हमारा धरती ऐसा है, वो उसका अच्छाई है। मतलब धरती हमारा एक्चुअली में दिखता कैसा है वो आप ग्लोब को देखकर आसानी से समझ लेते हैं, ठीक ना। लेकिन इस ग्लोब का ये इतना अच्छा है, इसके बावजूद भी ग्लोब का कुछ ना कुछ खराबी भी है, कुछ ना कुछ इसमें कमी भी है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि ग्लोब का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मतलब कि ग्लोब के अंदर बुराई क्या क्या है। तो आइए थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि ग्लोब का क्या क्या बुराई है। अच्छाई तो बहुत है ना। अच्छाई ये है कि ग्लोब को जब हम देखते हैं तो हमको रियल समझ में आता है कि हमारा धरती कैसा है, कौन सा जगह कहाँ पर है, कौन सा समुद्र कहाँ पर है, तो पूरा एक आइडिया आपको मिल जाता है जब आप ग्लोब को देखते हैं। तो ये सब हो गया ग्लोब का अच्छाई, लेकिन ग्लोब का कुछ बुराई भी है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बुराई में जो पहला लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया? बुराई, है ना, खराबी। क्या खराबी है? पहला है दे आर बल्कि, मतलब ये बड़ा होता है थोड़ा। ग्लोब जो होता है ना बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैप, आप मैप लो, कितना भी बड़ा मैप लो, उसको आप मोड़ के छोटा कर लेते हैं, आसानी से उसको पॉकेट में भी रख के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ग्लोब को आप पॉकेट में रख के कहीं जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो इसका पहला खराबी क्या है? ये बल्कि होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना। भारी तो नहीं होता, हल्का होता है लेकिन ये क्या करता है? बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो ये जगह भी बहुत ज़्यादा छींकता है ना। इसको आसानी से आप कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि बड़ा होने की वजह से आपको ये हैंडल करने में क्या होगा? दिक्कत होगा, कहीं भी लेके जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो पहला जो खराबी है, जो पहला बुराई है ग्लोब में, वो क्या है? ये बल्कि होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, जिसके वजह से हम इसको आसानी से कैरी नहीं कर पाते हैं। दूसरा, दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टोर और कैरी, इसको कहीं पे लेके जाने में बहुत दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होगा? इतना बड़ा ग्लोब होता है, उसके लिए उतना बड़ा कार्टून चाहिए आपको रखने के लिए, ताकि गलती से भी इसके ऊपर किसी प्रकार का खरोच ना आए, है ना, किसी प्रकार का इसको नुकसान ना हो। तो ग्लोब का जो दूसरा बुराई है वो ये कि इसको स्टोर करने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब इसको अच्छे से रखने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि काफ़ी जगह छेकता है। लेकिन वही आपका मैप पेपर का जैसा होता है, उसको लपेट लो छोटा सा, पॉकेट में भर के कहीं भी लेके चल जाओ। लेकिन वो चीज़ ग्लोब में नहीं दिखता है ना। ग्लोब बड़ा होता है तो इसको कैरी करने में भी दिक्कत होता है, यानी कि इसको स्टोर करने में भी दिक्कत आता है। दे कैनॉट हैव डिटेल्स ऑफ प्लेसेस, इन्वायरमेंट, वेजिटेशन एटसेट्रा। ग्लोब को जब आप देखेंगे ना तो ग्लोब में आपको दो ही चीज़ दिखेगा, प्लेस दिखेगा और समुद्र दिखेगा। मतलब ग्लोब में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लोब में आपको अलग अलग जगह दिखेगा और समुद्र आपको दिखेगा, अलग अलग ओशन का नाम जो है। क्या ग्लोब में आपको हर जगह के बारे में डिटेल जानकारी मिलता है क्या? नहीं, हर जगह के बारे में डिटेल जानकारी नहीं मिलता। उसी प्रकार से क्या ग्लोब में आपको इन्वायरमेंट के बारे में जानने को मिलता है क्या? इन्वायरमेंट मतलब कौन सा जगह का माहौल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे बारिश कितना होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाता है कभी ग्लोब में। उसी प्रकार से कहाँ पे कितना पेड़ पौधा है, कहाँ पे कौन सा जानवर वगैरह रहता है, ये भी ग्लोब से पता नहीं चलता।
तो ग्लोब से बस दो ही चीज़ पता चलता है हमको, क्या? अलग अलग कंट्री कहाँ कहाँ है ना, और कौन सा समुद्र कहाँ है, यही चीज़ हमको जानकारी मिलता है ग्लोब से। लेकिन क्या सारा जानकारी मिला आपको, बताइए? नहीं मिला ना। तो सारा जानकारी आपको, सारा इन्फॉर्मेशन ग्लोब से नहीं मिलता। तो ये ग्लोब का क्या है, अच्छाई या खराबी? खराबी है। अगला, दे आर यूजफुल ओनली टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ये काम में केवल तब आता है जब आप धरती के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा धरती दिखता कैसा है, काम कैसे करता है, वो घूमता कैसा है, तभी ग्लोब काम आता है। उसके बाद फिर ग्लोब का उतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लोब में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है ना। जैसे एग्जैक्ट कौन सा स्टेट कहाँ है ये नहीं बता पाएगा, वो कंट्री बता देगा, लेकिन कौन सा स्टेट कहाँ है वो नहीं बता पाएगा। कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, कौन सा पेड़ पौधा कहाँ पाया जाएगा, कौन सा जंगल कहाँ पे है, ये सब चीज़ वो नहीं बता पाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ग्लोब का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर हम लोग तब करते हैं जब धरती के बारे में जानना होता है, तब कि धरती दिखता कैसा है, वो काम कैसा करता है, कौन सा कंट्री धरती में किधर है, कौन सा समुद्र किधर है, तब ग्लोब काम आता है। लेकिन उसके अलावा फिर ग्लोब किसी काम में नहीं आता, क्योंकि ये डिटेल में आपको किसी प्रकार का जानकारी नहीं देता है। तो जब भी आपके एग्जाम में ग्लोब के लिमिटेशंस के बारे में सवाल आए कि बताइए कि ग्लोब में क्या क्या खराबी है, क्या क्या बुराई है ग्लोब में, तो आप ये 4 पॉइंट लिखिएगा। तो ये हो गया हमारा ग्लोब के बारे में। अगला हमारा है मैप। आइए थोड़ा मैप के बारे में बात करते हैं कि मैप क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है मैप के बारे में। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। देखो ग्लोब क्या दिखाता है आपको, पूरा गोल दिखाता है धरती की। धरती हमारा ऐसा ही गोल है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है ग्लोब। मतलब ग्लोब आपको ये बताता है कि धरती देख लो हमारा ऐसा ही गोल है, ये कंट्री यहाँ है, ये समुद्र यहाँ है, तो वो बताएगा आपको कौन? ग्लोब बता देगा, ठीक है। लेकिन मैप क्या करता है, मैप ना बिल्कुल फ्लैट दिखाता है धरती का सरफेस, यानी कि धरती का पूरा जो सरफेस है वो फ्लैट रूप में दिखा देता है, बिल्कुल एक जगह ही सारा दिखा देता है। ग्लोब में आप क्या देखते हैं, गोल देखते हैं, अच्छा ये जगह इधर है, वो जगह उधर है, ये जगह इधर, ये जगह इधर। आपको ग्लोब को घुमा घुमा के देखना पड़ता है कौन सा जगह किधर है। लेकिन मैप में क्या है, एक बार आप मैप को एक बार खोलो, मैप को एक बार खोलो और सारा जगह आपके सामने है, आँख के सामने। इसमें आपको घुमा घुमा के देखने का जरूरत नहीं पड़ता ग्लोब के जैसा, है ना। तो मैप क्या है, एक तरीके से धरती के ऊपर कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा समुद्र कहाँ है, इसका वो बस ड्राइंग है। क्या है बताओ? ड्राइंग है। मतलब मैप कुछ नहीं है, बेसिकली धरती के सरफेस का, यानी कि धरती का जो ऊपर वाला पार्ट है कि कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा समुद्र कहाँ है, उसका केवल क्या है, ये एक ड्राइंग है बस, और कुछ नहीं है ना। और बेसिकली कुछ नहीं है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। किसका ड्राइंग है? मैप जो है वो किसका ड्राइंग है? एक तरीके से धरती के सरफेस का ड्राइंग है। मतलब कि धरती के ऊपर कौन सा जगह कहाँ है, समुद्र कहाँ है, ये सब चीज़ का आपने क्या कर दिया, एक पेपर पे ड्राइंग बना दिया, वही हमारा कहला गया मैप। सिंपल है। और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मतलब पेपर, पेपर के ऊपर आप ड्राइंग करते हैं धरती का, वही हो गया हमारा मैप। तो मैप बेसिकली धरती के ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जो ज़मीन है, पानी है, इसको जब आप पेपर पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं, वही हमारा मैप कहला जाता है। ठीक है, आगे। तो मैप बेसिकली क्या है, एक वर्ड में ध्यान रखना है, क्या है? ड्राइंग है। किसका ड्राइंग है? धरती के सरफेस का, यानी कि धरती के ऊपर जो पार्ट हमारा प्रेजेंट है, कंट्री, समुद्र वगैरह, इसका ड्राइंग है बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैप्स आर इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर एंड इट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स। मैप को हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि ये फोल्डेबल होता है, आराम से आप इसको मोड़ सकते हैं, मोड़ के पैकेट में भी भर सकते हैं आप इसको। लेकिन क्या ये चीज़ आप ग्लोब के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, है ना। तो मैप को हैंडल करना आसान होता है, इसको स्टोर भी आप आसानी से कर लेते हैं। स्टोर मतलब कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, मोड़ के रख दो, हमेशा ये सुरक्षित रहेगा। एंड इट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स, और मैप में डिटेल ज़्यादा होता है, लेकिन ग्लोब में डिटेल उतना ज़्यादा नहीं होता है।
ठीक ना। तो बताइए ज़्यादा बढ़िया फिर कौन? मैप रहा ना। मतलब जानकारी यदि आपको ज़्यादा चाहिए, इन्फॉर्मेशन यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो मैप फिर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको देखना हो कि धरती दिखता कैसा है, धरती घूमता कैसा है ना, तो फिर उसके लिए ग्लोब बढ़िया है। तो फिर उसके लिए ग्लोब बहुत बढ़िया है। आगे, मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड एंड फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखो मैप क्या करता है यार, हमारा पृथ्वी तो बहुत बड़ा है ना, पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो क्या उतना बड़ा हम मैप बनाने जाएंगे अब? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उतने बड़े मैप का मतलब उतना बड़ा पृथ्वी का छोटा वर्जन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। छोटा वर्जन मतलब इंडिया बहुत बड़ा है, तो इंडिया का छोटा वर्जन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ड्राइंग पे, है ना। वही हमारा कहलाता है मैप। तो मैप में आप बेसिकली इतने बड़े बड़े कंट्री को, इतने बड़े बड़े समुद्र को छोटा करके दिखा देते हैं, और यही हमारा कहलाता है ड्राइंग। और इसी ड्राइंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैप। सिंपल है ना। तो कई बार आपके पास सवाल ये आएगा कि कम से कम 2 डिफरेंस बताइए मैप में और ग्लोब में, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल से बताइएगा। ग्लोब को स्टोर करने में तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, लेकिन मैप को स्टोर आप आसानी से कर लेंगे। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा चीज़, मैप को आप हर जगह लेके जा सकते हैं, उसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में भी भर के लेके जा सकते हैं आप, लेकिन ग्लोब को हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या बोलेंगे आप? कि ग्लोब में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के बारे में मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर और क्या मिलेगा? समुद्र के बारे में मिल जाएगा, कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा समुद्र कहाँ है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ग्लोब में नहीं दिखता। लेकिन वहीं यदि आप बात करें मैप के बारे में, तो मैप में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलेगा? डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है, एग्जैक्ट मिलेगा कि ये जगह यहाँ है, इसमें ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो सब मिल जाता है आपको। तो और बेसिकली आपका जो है चौथा डिफरेंस क्या बोलोगे फिर? ग्लोब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है। किसका मॉडल है? अर्थ का मॉडल है। फिर मैप क्या है? अर्थ का ड्राइंग है। अर्थ के सरफेस का क्या है? वो एक ड्राइंग है बस। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया हमारा। चार डिफरेंस हमने बता दिया आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के मैप हैं। कौन कौन प्रकार का मैप है? चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, कई बार ना जब आप स्टेशनरी की दुकान में जाते होंगे तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में कन्फ्यूजन होता होगा। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छा बात है। क्योंकि यदि कन्फ्यूजन नहीं होता है तो आपको जानकारी है कि फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। और यदि कन्फ्यूजन होता है तो भी अच्छा बात क्यों है? क्योंकि आज आप उसको सीख लो अच्छी तरीके से, ताकि आप जब स्टेशनरी की दुकान में जाएँ तो आपको पता हो कि हमको कौन सा मैप लेना है ना। कई बार हम लोग जाते हैं स्टेशनरी की दुकान में, क्या बोलते हैं कि अंकल एक मैप दीजिए। अब वो अंकल क्या पूछते हैं आपसे? बेटा कौन सा मैप चाहिए, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप? पूछते हैं कि नहीं? तो फिर आप कन्फ्यूज, यार कौन सा मैप था, कौन सा मैप था, पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर आप क्या बोलते हैं? अंकल आप दोनों दिखा दो, है ना। तो फिर वो दोनों दिखाता है। तो उन दोनों में से जो आपको चूज करना होता है, जो आपका ज़रूरत था, फिर वो आप घर लेके आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि आपको नहीं पता है कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है और फिजिकल मैप क्या होता है। तब क्या बोलते हैं जाके कि अंकल मैप दिखाइए। फिर वो पूछते हैं कि बेटा कौन सा मैप लेना है, फिजिकल या पॉलिटिकल? तो आपको पता नहीं होता, आप क्या बोलते हैं कि अंकल पता तो नहीं है हमको, लेकिन आप दोनों दिखा दो। तो दोनों दिखाता है। फिर आपको आइडिया आता है, अच्छा हमको तो ये वाला मैप लेना था। तो फिर आप क्या बोलते हैं? ये वाला दे दीजिए और ये वाला रख लीजिए। तो वो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आइए आज जानते हैं कि पॉलिटिकल मैप आप किसको कहेंगे और फिजिकल मैप किसको कहेंगे। देखिए ध्यान से, पहले समझते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। देखो, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप का एक और नाम है रिलीफ मैप। फिजिकल मैप बोलो आप या फिर रिलीफ मैप बोलो, बात सेम है। देखो, फिजिकल मैप का मतलब होता है ऐसा मैप जिसमें ना नेचुरल चीज़ें दिखाई जाएंगे। बस नेचुरल चीज़ का मतलब क्या? जंगल दिखा दिया, पहाड़ दिखा दिया, नदी दिखा दिया, समुद्र दिखा दिया। इस प्रकार के मैप को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। बिल्कुल मतलब ना फिजिकल मैप बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल साफ होता है। मैप के अंदर किसी प्रकार का उतना कुछ खास ड्राइंग देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल अंदर का एकदम सफाचट होता है, बिल्कुल साफ होता है। तो इसमें यदि आप देखोगे भी तो क्या दिखेगा आपको? समुद्र दिख जाता है,
यदि आप इंडिया के मैप के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के मैप में आपको क्या क्या दिखता होगा? एग्जाम्पल के तौर पे अरेबियन सी दिखता होगा, बे ऑफ बंगाल दिखता होगा, इंडियन ओशन दिखता होगा, नीचे में श्रीलंका दिखता होगा, ऊपर में थोड़ा सा चाइना दिख जाता होगा, बस इतना ही दिखता है ना। बगल में पाकिस्तान वगैरह है तो वो दिख जाता होगा, हालांकि वहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं रहता है लेकिन दिखता है ना वहाँ पे। तो फिजिकल मैप का मतलब हुआ जो मैप बिल्कुल चिकना होता है, मतलब उसके मैप के अंदर किसी प्रकार का कोई स्टेट वगैरह आपको उसमें शो नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल जो साफ मैप होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। सिंपल है। और फिजिकल मैप में हम लोग किन चीज़ों को शो करते हैं? नेचुरल चीज़ों को, मतलब समुद्र हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, इन सब चीज़ों को। अच्छा, क्या फिजिकल मैप में हम लोग कभी भी स्टेट वगैरह को मेंशन करते हैं? स्टेट को शो करते हैं क्या कि बिहार कहाँ है, यूपी किधर है, बंगाल किधर है? ये सब नहीं शो करते हैं। तो इस जो मैप बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल साफ होता है, जिसमें स्टेट वगैरह नहीं दिखता है आपको, उस मैप को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। तो अगला इसका जस्ट उल्टा हो गया हमारा। फिर कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या है देखो, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब हुआ ऐसा मैप जिसमें आपको अलग अलग कंट्री भी दिखेगा, अलग अलग स्टेट दिखेगा। जैसे हम लोग बात करें अपने इंडिया का, बस तो इंडिया का आपने ऐसा मैप जरूर देखा होगा जिसके अंदर मैप में ना कई सारे लाइन बने हुए होते हैं। वो लाइन क्या दिखाता है कि अच्छा इधर बिहार है, ये वाला एरिया बिहार है, ये वाला एरिया हरियाणा है, ये पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है। वो जो मैप में अलग अलग स्टेट दिख रहा है ना आपको, अलग अलग पार्ट में, उस प्रकार का स्टेट उसमें बना हुआ है, तो उस प्रकार के मैप को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिटिकल मैप बोल देंगे। और जिस मैप में स्टेट वगैरह नहीं लिखा रहता है, नहीं उसमें लाइन खींचा रहता है अंदर में, वो कैसा मैप? फिजिकल मैप। सिंपल है। तो यदि आपको बिल्कुल सादा मैप चाहिए, बिल्कुल साफ मैप चाहिए, चिकना, तो वो फिजिकल मैप है। और यदि आपको ऐसा मैप चाहिए जिसके अंदर अलग अलग स्टेट मेंशन किया गया हो, अलग अलग स्टेट को दिखाया गया हो, तो उस मैप को हम लोग कह देंगे पॉलिटिकल मैप। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है थीमेटिक मैप। ये क्या है? फिजिकल मैप तो हम लोग जानते थे, पॉलिटिकल मैप भी जानते थे, और थोड़ा समझ लेते हैं कि थीमेटिक मैप क्या होता है। देखो, मैप्स शोइंग सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, फॉरेस्ट मैप्स, इंडस्ट्रीज मैप्स एटसेट्रा आर नॉन एज थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप का मतलब होता है ऐसा मैप जिसमें केवल एक ही चीज़ के बारे में बात किया गया हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैप है, उस मैप में ना केवल जंगल के बारे में बात किया गया है कि इंडिया में कौन सा जंगल कहाँ कहाँ पाया जाता है, केवल जंगल के बारे में, तो उस मैप को क्या बोलोगे आप? थीमेटिक मैप बोलेंगे। या फिर मान लो कोई एक ऐसा मैप है जिसमें ना केवल नदी के बारे में बात किया गया है कि ये नदी इधर है, ये नदी इधर है, वो नदी उधर है, केवल नदी के बारे में बात हुआ, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप का मतलब हुआ ऐसा मैप जिसमें केवल और केवल किसी एक ही चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया होगा। या तो वो समुद्र के बारे में दे सकता है, या फिर नदी के बारे में दे सकता है, जंगल के बारे में दे सकता है, इंडस्ट्री के बारे में दे सकता है। तो ऐसा मैप जिसमें केवल और केवल एक ही चीज़ के बारे में बात हुआ हो, उस मैप को हम लोग कह देंगे थीमेटिक मैप। ठीक है ना? तो मैप किस किस चीज़ का बन सकता है? मैप बन सकता है कि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसका बन सकता है। बारिश कहाँ सबसे कम होता है, या ये वाला मैप बन सकता है। कहाँ कहाँ अच्छा सड़क है हमारे इंडिया में, उसका मैप बन सकता है। तो जो किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी दे, जिस मैप में केवल एक चीज़ के बारे में जिक्र हुआ हो, उस प्रकार के मैप को हम लोग बोल देते हैं थीमेटिक मैप। तो क्या तीनों मैप समझ में आया आपको? तो फिजिकल मैप का मतलब क्या हुआ? ऐसा मैप जिसमें स्टेट वगैरह आपको नहीं दिखता है, बिल्कुल साफ होता है वो मैप, उसको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल मैप। अच्छा, तो फिर उस मैप में दिखेगा क्या आपको? ज़्यादा कुछ नहीं दिखता उस मैप में। आपको नीचे श्रीलंका दिख जाता है, बगल में अरेबियन सी दिख जाता है, उसके और बगल में आप देखोगे तो फिर आपको बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा ईस्ट में, है ना। ये सब जो आपको मैप दिखता है जिसमें स्टेट वगैरह नहीं लिखा रहता है, मैप के अंदर स्टेट का बाउंड्री पार्ट नहीं दिखाया रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप में सिंपल सा ध्यान रखिए क्या रहेगा, अलग अलग स्टेट उसमें बने रहेंगे कि बिहार का एरिया इधर से इधर है इतना दूर, हरियाणा का इतना दूर, पंजाब का इतना दूर, यूपी का इतना दूर। तो उस प्रकार के मैप को हम लोग बोल देते हैं पॉलिटिकल मैप। अगला है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या समझा आपने? ऐसा मैप जिसमें केवल एक ही चीज़ के बारे में बात हुआ हो,
या तो रोड के बारे में, तो बरसात के बारे में, या फिर इंडस्ट्री के बारे में, या फिर जंगल के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में जिस मैप में बात हुआ है डिटेल में वो भी, तो उसको हम लोग बोल देंगे थीमेटिक मैप। सिंपल है। चलिए, तो मैप वाला भी सारा क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो गया। 3 प्रकार के मैप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का शुरुआत किया था और हम लोग समझे हुए थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्लोब के बारे में डिस्कस करा था। ग्लोब के बाद फिर हम लोग मैप के बारे में जाने हुए थे और 3 प्रकार के, अच्छा सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि मैप क्या होता है, मैप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जान चुके थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम होगा कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मतलब जब भी आप एक मैप को देखते हैं तो उस मैप में ना कुछ कुछ चीज़ें बड़ा कॉमन होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मतलब हर प्रकार के मैप में आप कुछ चीज़ों को देखते होंगे वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक मैप में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप कह सकते हैं, वही हम लोग देखने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स मतलब मैप में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर किन किन चीज़ों से मैप हमारा बनता है जो कि देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप का 3 कंपोनेंट पार्ट है। कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि मैप में 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल, है ना। तो मैप में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन और फिर सिंबल। तो ये तीनों चीज़ एक मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम लोग कह देंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मतलब मैप के जो अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, बस ध्यान से आपको समझते चलना है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट कि डिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मैप। किसी भी प्रकार का आप मैप देखो उसमें डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये डिस्टेंस हमारे मैप में कैसे शो होता है ये हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मैप का। इट शोज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। डिस्टेंस का क्या काम है मैप में, डिस्टेंस क्या करता होगा जरा आइडिया लगाओ। ये दिखाता होगा कि 2 जगह के बीच में दूरी कितना है, कितने बीच का गैप है उन दोनों के बीच में, है ना। यही हमारा कहलाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसी भी प्रकार के मैप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और डिस्टेंस हमको ये बताता है कि मैप में यदि 2 शहर है तो 2 शहर के बीच में दूरी कितने का है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, ये हमको डिस्टेंस ही बताता है। ठीक है, अब डिस्टेंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं स्केल के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम लोग लार्ज स्केल मैप के बारे में, फिर सॉरी माय मिस्टेक, पहला स्मॉल स्केल मैप फिर लार्ज स्केल मैप, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डायरेक्शन पे। तो एक डिस्टेंस के अंदर मतलब मैप का जो मेन 3 पार्ट है वो तो डिस्टेंस है, डायरेक्शन और सिंबल है। अब बात करें हम लोग केवल डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस में भी 3 चीज़ है। क्या क्या है, पहला डिस्टेंस में पहला स्केल, तो फिर स्मॉल स्केल मैप, फिर लार्ज स्केल मैप। तो पहले हम लोग समझेंगे स्केल क्या होता है। देखो, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। देखो होता क्या है, सपोज करिए पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर का दूरी है, लगभग 1000 का है। तो क्या हम इतना बड़ा मैप बनाएंगे पटना और दिल्ली को शो करने के लिए मैप पे? नहीं, पॉसिबल है इतना बड़ा मैप बनाना क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल इस्तेमाल करते हैं। स्केल का मतलब ऐसे इसको आप समझ सकते हैं कि स्केल में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे क्या करते हैं समझिए, पटना से दिल्ली का दूरी कितना है, 1000 किलोमीटर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है तो कितना सेंटीमीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं स्केल। मतलब हकीकत में यदि देखा जाए तो पटना से दिल्ली का जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर है, लेकिन हम मैप में इतना बड़ा मैप क्या बना पाएंगे, कभी इतने बड़े दूरी को मैप में कभी शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग मैप में क्या करते हैं, फिर एक छोटा सा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कि हकीकत में कितना है,
और मैप पे कितना हम शो कर सकते हैं। इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रेशियो बोलेंगे। ठीक। तो हम लोग इसमें ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम मतलब यदि दोनों के बीच का दूरी 1000 किलोमीटर है तो हम क्या कर लेते हैं, 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। या फिर अच्छा, यदि 100 किलोमीटर के लिए आप 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो फिर पटना और दिल्ली के बीच में बताइए कितने सेंटीमीटर का दूरी हुआ? 10 सेंटीमीटर का। चलो अब हम क्या करते हैं, 200 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो कितना सेंटीमीटर का दूरी हुआ? 5। तो इसी तरीके से हम लोग मैप पे दो जगह को लोकेट करते हैं। स्केल इसी को कहेंगे हम। तो स्केल क्या हुआ? एक लाइन में जो आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोले कि बताओ आप स्केल से क्या समझते हैं, तो सिंपल से बताइएगा कि स्केल का मतलब होता है कि दो जगह के बीच में जो असली दूरी होता है उसको हम लोग छोटा करके मैप पे दिखा देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्केल बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया? अब बोलेंगे कि इसको बताओ कि कैसे आप इसको शो करोगे मैप पे, तो आप पटना और दिल्ली का एग्जांपल दे देना। एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं। आप सिंपल से बता सकते हैं एग्जांपल में कि देखिए पटना और दिल्ली के बीच में दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर का है। तो इतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते हैं या पॉसिबल भी नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। 1000 किलोमीटर है, इसका मतलब 100 किलोमीटर के लिए कितना सेंटीमीटर मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर। या फिर 200 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्केल। मतलब स्केल का ये हुआ, एक बार फिर से बताते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्केल का मतलब सिंपल सा हुआ कि हकीकत में कितना दूरी है और मैप में आप उसको क्या करते हैं, छोटा करके दिखा देते हैं। यही हमारा कहलाएगा स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्मॉल स्केल मैप। नाम से मालूम चल रहा है मैप में आप क्या शो करोगे, स्मॉल चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, समझ में ज़्यादा आएगा आपको। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then small scale are used. It is called a small scale map. एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जब आप किसी मैप के ऊपर एक कंट्री को या फिर एक कॉन्टिनेंट को शो करते हैं तो क्या लगता है आपको, उतना बड़ा कंट्री आप ड्रॉ कर पाएंगे मैप के ऊपर? बताइए जल्दी, कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा स्केल इस्तेमाल कर लेते हैं। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप दो कॉन्टिनेंट को या फिर दो कंट्री को मैप में ड्रॉ करते हैं तो क्या उतना बड़ा कंट्री बना पाना संभव है क्या? जैसे चलो दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, हम लोग बात करते हैं अपने इंडिया का। इंडिया हमारा हकीकत में इतना बड़ा है, तो क्या इतना बड़ा मैप बना पाना सही में पॉसिबल है? नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका छोटा वर्जन बना लेते हैं, बिल्कुल छोटा बना लेते हैं। और छोटा बनाने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, उसमें स्केल मेंशन कर देते हैं। जैसे क्या मेंशन करेंगे स्मॉल स्केल मैप में? फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो इतना बड़ा कंट्री है, हम मैप में छोटा सा बना लेंगे और वहां पे लिख देंगे कि भैया 5 सेंटीमीटर का मतलब इस मैप में क्या है, 500 किलोमीटर है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा 5 सेंटीमीटर का मतलब 500 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो बड़े बड़े मैप जब हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग डिस्टेंस को ऐसे ही शो करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैप बनाना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं बना पाएंगे हम, इतना बड़ा पेपर कहाँ से लाओगे आप, नहीं बन सकता। तो स्मॉल स्केल मैप में क्या हुआ, स्मॉल स्केल मैप में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, बड़े से कंट्री या फिर बड़े से कॉन्टिनेंट को छोटा करके दिखा देते हैं मैप में। क्या करके? छोटा करके दिखा देते हैं। और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी छोटा कर देते हैं। जैसे 500 किलोमीटर सुनने में ही बड़ा लग रहा है, उसको हम घटा के कितना कर देंगे मैप में? 5 सेंटीमीटर। मतलब इसका ये हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर केवल आपको मैप पे दिख रहा है, लेकिन हकीकत में बात करें तो वो कितना किलोमीटर है? 500 किलोमीटर है ना। तो ये हमारा होता है स्मॉल स्केल मैप में। मतलब बड़े चीज़ को आप क्या करते हैं, छोटा करके दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा काम निकल जाए। अगला है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में देखो क्या लिखा हुआ है, वेन स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन लार्ज स्केल आर यूज्ड। इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। अब देखो होता क्या है, जब आप एक मैप पे एक टाउन को या फिर एक सिटी को या फिर एक गांव को जब आप एक मैप पे ड्रॉ करते हैं तो हम लोग बड़े स्केल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बड़े स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ऑफ द ग्राउंड। देखो
आप जरा समझो, आपने स्मॉल स्केल में क्या किया, 500 किलोमीटर को आपने 5 सेंटीमीटर दिखा दिया, यानी कि बहुत बड़ा दूरी था, बहुत बड़ा डिस्टेंस था, उसको आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 500 मीटर है, समझिए, वो 500 किलोमीटर था, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है 500 किलोमीटर। जो नीचे वाला है लार्ज स्केल में वो 500 मीटर है बस, और 500 मीटर को आपने क्या दिखा दिया, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या ये लार्ज स्केल नहीं हुआ हमारा, बिल्कुल हुआ। मतलब यहाँ पे आप 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, इतने बड़े डिस्टेंस को आपने छोटा कर दिया, इसीलिए इसका नाम है स्मॉल स्केल मैप। लेकिन यहाँ पे क्या है, 500 मीटर, मतलब ये अच्छे से 1 किलोमीटर भी नहीं है, और उसको आपने कितना दिखा दिया, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा लार्ज स्केल मैप। मतलब इसमें आप छोटे चीज को भी बराबर ही दिखाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा लार्ज स्केल मैप। तो सिंपल से ध्यान रखना है, स्मॉल स्केल मैप में आप क्या करते हैं, बहुत बड़े डिस्टेंस को छोटा कर देते हैं, और लार्ज स्केल में आप क्या करते हैं, छोटे से डिस्टेंस को भी आप बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 500 मीटर है और यहाँ पे 500 किलोमीटर था, तो बताओ बड़ा कौन हुआ हमारा, 500 किलोमीटर, उसको आपने 5 सेंटीमीटर दिखाया। और इस वाले में भी ये 500 मीटर है जो कि बहुत छोटा होता है, मतलब अच्छे से 1 किलोमीटर भी नहीं है, उसको भी आपने 5 सेंटीमीटर ही दिखाया। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, छोटे चीज़ को आप लगभग सेम ही करके दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारा होता है लार्ज स्केल मैप में। तो स्मॉल स्केल मैप में हम लोग क्या करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं बताइए, कंट्री को, कॉन्टिनेंट को। लेकिन लार्ज स्केल मैप में हम लोग किसको ड्रॉ करेंगे, लार्ज स्केल में किसका बात होगा हमेशा, विलेज का, टाउन का, सिटी का। कितना ही बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कहानी किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस में आपने समझा स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, और लार्ज स्केल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शन। डायरेक्शन है, उसके बाद फिर आपका आएगा सिंबल वगैरह, तो हम लोग इसको अगले क्लास में करते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया वो कौन सा था, डिस्टेंस, ठीक है। तो अगला होगा हमारा डायरेक्शन। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे मैप का डायरेक्शन। पहला कंपोनेंट था डिस्टेंस, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला डिस्टेंस था वो हमारा हो चुका, अगला डायरेक्शन। तो आइए डायरेक्शन को शुरू करते हैं, फिर हम लोग सिंबल के बारे में बात करेंगे। देखते हैं डायरेक्शन में क्या खास बात लिखा हुआ है। डायरेक्शंस आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ मैप। मतलब जिस तरीके से डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से डायरेक्शन भी एक मैप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ताकि ये भी तो पता चले ना कि मैप में कौन सा चीज़ किधर है, डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा चीज़ किधर एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो जैसे डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मैप का, उसी तरीके से एक मैप का डायरेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। पहला है इसमें नॉर्थ लाइन। समझिए नॉर्थ लाइन क्या होता है। द लेटर एन, कैपिटल एन है, ध्यान रहे, द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ मैप shows द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। जब आप एक मैप खरीदेंगे ना, तो उस मैप के ऊपर देखना, और ऊपर में भी किधर, राइट हैंड की हो, तो वहाँ पे कोना में ना एक एन लिखा हुआ होगा आपको, एन, और वो एन किसको डिनोट करता है, नॉर्थ को डिनोट करता है। मतलब उस मैप में नॉर्थ किधर है, ऊपर की ओर है। सिंपल। मतलब जब आप एक दुकान से मैप खरीदते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल मैप खरीदो या फिजिकल मैप खरीदो, जब आप एक मैप खरीदते हैं दुकान से, तो उस मैप के ऊपर देखना, और ऊपर में भी किधर, राइट हैंड की तरफ कोना में लिखा हुआ कैपिटल एन। इसका मतलब है कि उस मैप में नॉर्थ पोल किधर है, ऊपर है, ठीक है। आगे उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्थ लाइन। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, नॉर्थ लाइन, और कुछ नहीं है। अगला है कार्डिनल पॉइंट्स। ये क्या होता है कार्डिनल पॉइंट्स, देखो देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। मतलब ये 4 डायरेक्शन जो है ना, इसी 4 डायरेक्शन को हम लोग बोल देते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो मैप में आपको 4 डायरेक्शन दिखेगा हमेशा, ईस्ट दिखेगा, वेस्ट दिखेगा, नॉर्थ और साउथ भी दिखेगा। तो इसी चारों डायरेक्शन को हम लोग कह देते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कार्डिनल पॉइंट्स, ओके।
उसके बाद है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होता है? देखो, देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट यानी कि NE, साउथ ईस्ट यानी कि SE, नॉर्थ वेस्ट यानी कि NW एंड साउथ वेस्ट यानी कि SW। देखो हमारे मैप में ना कितना डायरेक्शन दिखता है आपको? जनरली 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। लेकिन हकीकत में देखा जाए ना तो 4 और है। ये 4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे मैप पे 4 डायरेक्शन और दिखता है। कौन कौन सा? चलो बताते हैं आपको। पहला हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। आप अपने माइंड में इंडिया का मैप लाइए, ईस्ट की ओर जाइए। ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश, उधर और नॉर्थ में जाइए मतलब जम्मू कश्मीर। मतलब ईस्ट और नॉर्थ के जो बीच वाला हमारा पार्ट बचा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट। ओके, आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट। सिंपल। उसके बाद है हमारा साउथ ईस्ट। अब बात करते हैं नीचे का। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले साउथ में आप, साउथ मतलब केरला, तमिलनाडु, ये सब आ जाओ, है ना। और आप साउथ आ गए। उसके बाद ईस्ट मतलब फिर से अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, ये सब। तो बंगाल, अरुणाचल प्रदेश ये सब हो गया, दोनों ईस्ट में ही पड़ता है। वहाँ से लेकर तमिलनाडु के बीच में कोई जगह होगा तो वो किस में आएगा? साउथ ईस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? साउथ ईस्ट में। ओके, उसके बाद फिर हमारा था नॉर्थ वेस्ट। आइए फिर से यहाँ पर 2 डायरेक्शन लेना है। पहला तो नॉर्थ और दूसरा वेस्ट। नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर और वेस्ट मतलब राजस्थान, गुजरात, आप ये ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर और गुजरात, राजस्थान, जो भी आप बोलो, दोनों वेस्ट में ही है। उसके बीच में राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में जो जगह होगा उसको हम लोग बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके, उसी तरीके से हमारा साउथ वेस्ट है। फिर साउथ वेस्ट में क्या आ जाएगा? केरल, तमिलनाडु, वो भी बोल सकते हैं आप। तो केरल आ गया, और फिर आपका गुजरात, गुजरात आपका हो गया। फिर से आप राजस्थान भी बोल सकते हैं, या फिर आप महाराष्ट्र बोल सकते हैं। सब वेस्ट में ही पड़ता है हमारा। तो वहाँ से लेके आपका नीचे केरल तक के बीच में जो जगह आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं साउथ वेस्ट। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास मेन डायरेक्शन कितने हैं? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कितने हैं? वो भी 4 है। कौन कौन सा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। 4 पता चल गया। कोई दिक्कत इसमें है समझने में? तो अब मेरा सवाल आपसे है, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, पूछते हैं साउथ वेस्ट किधर पड़ेगा? जैसे हाँ, जैसे हम बोले साउथ वेस्ट, आपके मन में 2 ही चीज़ आना चाहिए, साउथ और वेस्ट। साउथ मतलब केरल आ गया, केरला, और वेस्ट मतलब आपका गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, राजस्थान, ये सब किस में आते हैं? वेस्ट में आते हैं। तो केरल और राजस्थान वगैरह के बीच में जो जगह आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? साउथ वेस्ट बोल देंगे, क्योंकि वो साउथ में भी है और वेस्ट की ओर भी है। उसके बाद फिर आ जाए साउथ ईस्ट, तो आप क्या बोलोगे? फिर तमिलनाडु ले लो, और फिर इधर बंगाल ले लो, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश भी ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर सब ईस्ट में ही पड़ता है। वहाँ से लेके आपका नीचे तमिलनाडु, इसके बीच में जो कोई जगह आएगा तो वो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट कहलाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर ले लो, और ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश ले लो। तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में कोई जगह आएगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल बताओ, चाइना, तिब्बत, है ना, ये सब किस में आएगा? नॉर्थ ईस्ट में आएगा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट का फिर बताओ। नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर और वेस्ट मतलब राजस्थान, आप ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में जो जगह आएगा उसको हम लोग बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। एग्जाम्पल पंजाब बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो भी बढ़िया है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारे इंडिया से किधर पड़ता है बताओ? पाकिस्तान हमारे इंडिया से किधर पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तो मेन डायरेक्शन 4 हमारे पास है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कितने हैं? वो भी 4 है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ 2 कार्डिनल डायरेक्शन। तो ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 4 डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा 4 डायरेक्शन
बिल्कुल हमारे मेन डायरेक्शन के बीच में होता है। जैसे यदि हम बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में जो हमारा डायरेक्शन होगा उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं वो हमारे मेन 4 डायरेक्शन के बिल्कुल बीच में आता है। मेन 4 डायरेक्शन के बिल्कुल बीच में आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं साउथ ईस्ट, इसका मतलब है कि साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा हमारा साउथ ईस्ट। जैसे बोल रहे हैं साउथ वेस्ट, इसका मतलब है कि साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में हमारा आएगा साउथ वेस्ट, है ना। ये हो गया हमारा। अगला, एनी प्लेस कैन लोकेट मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। देखो यार, होता क्या है ना, 4 डायरेक्शन हमारे लिए काफ़ी है क्या, पहले बताओ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या काफ़ी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम आपको बोल दे कि ईस्ट, तो इसका मतलब हो गया कि ईस्ट में जितने भी चीज़ हैं सब कुछ, ठीक, पूरा। उसके बाद यदि हम बोल रहे हैं वेस्ट, इसका मतलब वेस्ट में जितना भी कुछ है सब कुछ। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग जब 4 और उसमें डायरेक्शन जोड़ देते हैं इंटरमीडिएट वाले, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाले, तो हम लोग किसी भी जगह को अच्छे से लोकेट कर पाते हैं, फिर अच्छे से पहचान पाते हैं कि वो जगह कहाँ पे है। मतलब वो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब हमारे पास टोटल डायरेक्शन कितना हुआ फिर बताइए? 4 मेन वाले और 4 इंटरमीडिएट वाले, कितने हो गए? 8 डायरेक्शन हुआ। तो इस 8 डायरेक्शन के मदद से हम लोग किसी भी जगह को आसानी से लोकेट कर लेते हैं और आसानी से पता कर लेते हैं कि कौन सा जगह किधर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अगला है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और पढ़ लेते हैं, कॉम्पास। कॉम्पास में क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। कॉम्पास का इस्तेमाल हम लोग पहले करते थे, कॉम्पास का इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हैं। बस फ़र्क ये है कि पहले कॉम्पास हम हाथ में लेके चलते थे दिशा पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। आज हमारे फ़ोन में कॉम्पास है। आज तो कॉम्पास की भी ज़रूरत नहीं है, आज हमारे पास गूगल मैप है। तो आज हम लोग कोई भी डायरेक्शन जहाँ जाना होता है वहाँ का सर्च करते हैं, वहाँ का डायरेक्शन हम लोग को मिल जाता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आज से बहुत समय पहले हमारे पास गूगल मैप वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम लोग कॉम्पास का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन का पता करने के लिए कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो कॉम्पास का हम लोग इस्तेमाल करते थे। इट्स मैग्नेटिक निडल। अच्छा, कॉम्पास का आपने देखा होगा, एक निडल होता है, एक सुई होता है। हाँ, वो सुई एक्चुअली में किसका बना होता है पता है? चुंबक का। मतलब कॉम्पास में यदि आप कभी देखोगे तो कॉम्पास के अंदर एक सुई होता है, एक निडल होता है। वो कॉम्पास के अंदर जो सुई है यानी कि जो निडल है वो हमारा मैग्नेट का होता है, यानी कि चुंबक का होता है। बताते हैं, इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कॉम्पास का जो निडल होता है, कॉम्पास का यानी कि जो वो सुई होता है उसके अंदर, वो हमेशा किस डायरेक्शन को दिखाता है? नॉर्थ और साउथ को दिखाता है, ईस्ट वेस्ट नहीं दिखाएगा। मतलब कॉम्पास हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ ही दिखाता है। अब सवाल है कि सर फिर ईस्ट और वेस्ट को कैसे पहचानेंगे हम? ईस्ट और वेस्ट को पहचानना बहुत सिंपल है। जिधर से सन राइज हो जाए वो ईस्ट है, जिधर डूब जाए सन वो हमारा वेस्ट है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो पहले के टाइम पे ना कौन सा डायरेक्शन किधर है, हमको किधर जाना है, लोग ऐसे पता लगाते थे। समझा रही है बात? देखो, ज़्यादा दिक्कत किस में होता था उनको? नॉर्थ और साउथ खोजने में। उस दिक्कत को पूरा कौन कर दिया? कंपास। कंपास क्या कर रहा है? अब केवल नॉर्थ और साउथ ही दिखा रहा है। वो ईस्ट और वेस्ट कैसे पता चल जा रहा है हमको? इन्वायरमेंट यानी कि सनलाइट से। जिधर सनलाइट होगा वो हमारा ईस्ट, जिधर डूब गया वो वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का तो पता हमको ऐसे ही लग गया। फिर सवाल है कि सर नॉर्थ और साउथ का कैसे पता चलेगा? नॉर्थ और साउथ का पता लगाने के लिए हमने कंपास का इस्तेमाल कर लिया। तो बताइए, क्या चारों डायरेक्शन का पता लगा कि नहीं लगा? लग गया। बस इसी तरीके से हम लोग पहले डायरेक्शन का पता लगाते थे कंपास का इस्तेमाल करके। आइए नेक्स्ट हमारा है सिंबल। सिंबल में देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। पहला कंपोनेंट आपने पढ़ा डिस्टेंस, दूसरा पढ़ा आपने डायरेक्शन, और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंबल। ठीक है, देखते हैं। सिंबल हमारा थर्ड कंपोनेंट है मैप का। मतलब एक मैप का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो 3 है हमारा, डिस्टेंस, डायरेक्शन और लास्ट सिंबल। तो सिंबल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक मैप में। ओके, सिंबल्स सच एज यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स
गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो मैप में कई बार आप देखेंगे किसी चीज़ के लिए लेटर इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ के लिए शेड इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, मतलब कलर वगैरह कर लेते हैं, कलर वगैरह। किसी चीज़ को सिंबल करने के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, लाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिंबल का मतलब हुआ सिंपल सा कि मैप में किसी खास चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेंगे, अलग अलग प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे सपोज करो मैप में यदि आपको रेलवे लाइन दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे आप, लाइन लगा के लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब वो रेलवे लाइन बन जाएगा। छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दो, रेलवे लाइन है। मैप में आपको जंगल दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे आप, वहाँ पे छोटा सा पेड़ बना दो, कार्टून टाइप। तो कहने का मतलब है कि मैप में आप कभी भी देखो तो आपको कई सारे चीज़ें सिंबल के फॉर्म में दिख जाते हैं कि अच्छा पेड़ है मतलब यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे रेलवे का पटरी बना हुआ है मतलब यहाँ पे रेलवे लाइन है ना, यहाँ पे ब्लू कलर है मतलब वहाँ पे क्या है, पानी है। इस प्रकार का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मैप में। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन एंड रीड इजली। तो जब हम लोग अपने मैप में इन प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मैप बहुत आसान बन जाता है और उसको पढ़ने में भी आसानी होता है, समझने में भी आसानी होता है। सिंपल है। तो मैप में कभी भी आप सिंबल इस्तेमाल करो तो सोच समझ के करना होता है, हर चीज़ का सिंबल अपना अलग होता है, ठीक ना। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैप से क्या, मैप में जब हम लोग सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, मैप हमारा सिंपल हो जाता है समझने में और थोड़ा देखने में भी सुंदर लगता है, ठीक ना। अब सिंबल के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल सिंबल। ये क्या है कन्वेंशनल सिंबल भाई, इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या होता है कन्वेंशनल सिंबल। देखो, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। देखो, मैप का इस्तेमाल तो दुनिया भर करता है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इंडिया वाले लोग ही केवल मैप का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका वाला भी करता है मैप का इस्तेमाल, हर कोई मैप का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग ना, मतलब पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं उन सभी ने एक मीटिंग किया और मीटिंग में ये बात चला कि यार मैप में यदि हर आदमी अलग अलग चीज़ को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करेगा, उसको सिंबल देगा, तब तो समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई ऐसा कंट्री है जो जंगल को पेड़ से दिखा रहा है, दूसरा कंट्री है जो जंगल को लकड़ी से दिखा रहा है, कोई ऐसा कंट्री है जो जंगल को बहुत डार्क ग्रीन कर दे रहा है, तो सबका रंग अलग अलग हुआ ना। क्या इंडिया का मैप यदि अमेरिका वाला आदमी देखेगा तो कभी वो समझ पाएगा कि मैप में किस चीज़ के लिए है, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं उन सभी ने बैठ के एक जगह पे मीटिंग किया। मीटिंग में क्या निकला, मीटिंग में ये निकला कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, और वो सिंबल यदि आप मैप में इस्तेमाल करेंगे तो वो हर जगह के लिए सेम मतलब होगा उसका। उस मैप को चाहे आप इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो या कहीं पे भी देखो, उसका मतलब क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, आज यदि आप मैप में ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, वाटर। तो आप यदि इंडिया वाला आदमी मैप में ब्लू कलर का इस्तेमाल करेगा मतलब वो पानी का है, अमेरिका वाला भी उसको पढ़ेगा तो क्या समझ आएगा, पानी ही समझेगा, जापान वाला पढ़ेगा वो भी उसको पानी ही समझेगा। तो ऐसा कब हो पा रहा, जब एक एग्रीमेंट हुआ तब ना। तो उस मीटिंग में ना ये एग्रीमेंट हुआ कि किस चीज़ के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा और सब कोई इसको फॉलो करेगा। इसीलिए आप आज किसी भी कंट्री का मैप उठा के देखो, आप उस मैप को आसानी से समझ जाते हैं, उसमें जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसको आप आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो वेरियस कलर्स आर यूज टू सिम्बोलाइज द थिंग्स, लाइक ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। तो ब्लू कलर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ को शो करने के लिए करते हैं, पानी को। ब्राउन फॉर माउंटेन, यदि माउंटेन को शो करना हो तो ब्राउन रंग इस्तेमाल करते हैं। प्लेट्यू को शो करना हो तो येलो करते हैं। और यदि प्लेन्स यानी कि बिल्कुल प्लेन जगह को करना हो, जो कि बिल्कुल एक लेवल का होता है प्लेन जगह, उसको हम लोग ग्रीन से कर देते हैं। समझ रहे बात। तो ये जो एग्रीमेंट है इसको लाया गया, हर कंट्री ने बैठ के डिस्कस किया कि किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और हर कंट्री उसी को इस्तेमाल करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे वाटर के लिए ब्लू कलर स्टार्ट हुआ तो हर कंट्री ब्लू ही स्टार्ट करेगा, इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरा कलर नहीं। माउंटेन के लिए ब्राउन रंग हुआ तो ब्राउन ही इस्तेमाल करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा कलर नहीं। इससे क्या हुआ, आज इससे ये हुआ
कि कोई भी कंट्री का आदमी किसी भी कंट्री का मैप उठा के देखेगा, यदि उसमें अलग अलग सिंबल इस्तेमाल हुआ है तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ब्लू है मतलब यहाँ पे वाटर है, ब्राउन है मतलब यहाँ पे माउंटेन है, ग्रीन है मतलब यहाँ पे प्लेन इलाका है ना। इस तरीके से वो समझ जाता है। तो ये हो गया हमारा एक सिंबल का बहुत बड़ा रोल खत्म। तो सिंबल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्रकार के मैप में। उसमें क्या होता है, हम लोग बड़े से चीज़ों को छोटा करके दिखा देते हैं, वो भी सिंबल के फॉर्म में बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है एटलस, स्केच। ये सब हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है हमारा एटलस। एटलस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक लास्ट प्लान क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं एटलस क्या होता है। एटलस क्या है, बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैप्स। मतलब जब आप बहुत सारे मैप को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारा एटलस कहलाता है। जैसे आप लोगों के स्कूल में एटलस का एक बुक मिलता होगा, उस बुक में केवल मैप भरा रहता होगा, है ना। अलग अलग कंट्री का मैप रहता होगा, उसमें अलग अलग जगह का मैप रहता होगा। तो एटलस का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैप। जब आप बहुत सारे मैप को, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के मैप को जब आप एक जगह पे कंबाइन कर देते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, तो वो आपका एटलस कहलाता है। ठीक है, आगे। इट हैज़ वेरियस साइजेस, पैटर्न्स, मेजरमेंट एंड प्लेसेस। चूँकि एटलस में एक प्रकार का मैप होता नहीं है, एटलस में हर प्रकार का मैप होता है। तो हर प्रकार के मैप का साइज अलग रहेगा, उसमें जो डिज़ाइन वगैरह रहेगा जैसे कि पैटर्न वो अलग रहेगा, उसका मेजरमेंट अलग रहेगा छोटा बड़ा, और उसमें जो डिस्कस किया हुआ प्लेस रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो एटलस में पहली बात तो मैप बहुत सारे होते हैं, दूसरी बात हर प्रकार के मैप अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर प्रकार का मैप जो है अलग अलग रहेगा, उसका डिज़ाइन, उसका मेजरमेंट, उसका पैटर्न, साइज सब कुछ अलग रहेगा। ठीक है, इट इज़ कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक एंड कैन बी इजिली कैरिड एंड स्टडीड। तो एटलस किस रूप में दिखता है आपको, हमेशा बुक के रूप में दिखता है। जैसे आप मार्केट जाओगे और जाके आप दुकानदार को बोलोगे कि हमको एक एटलस चाहिए, वो बिना कुछ पूछे आपको एक मैप का बुक ला के दिखा देगा कि ये लीजिए आपका एटलस। उसमें केवल और केवल मैप भरा रहेगा, अलग अलग प्रकार के मैप रहेंगे। तो एटलस समझ में आया क्या होता है। एटलस सिंपली मैप का ग्रुप है, अलग अलग प्रकार के उसमें मैप होंगे। ठीक है, और ये सारे मैप को कंबाइन करके क्या बना देता है, एक बुक बना देता है, तो उसी को हम लोग एटलस कहते हैं। ठीक है, आगे। और बुक जब बन गया तो आप कई सारे मैप को एक ही जगह पे एक्सेस कर पाएंगे, मतलब उसको आप पढ़ पाएंगे और उसको लेकर आप कहीं भी जा भी पाएंगे। ठीक है, आगे हमारा अगला है स्केच। स्केच क्या होता है, सिंपल सा ड्राइंग करते हैं ना हम लोग, स्केचिंग, बस वही चीज़ है। तो अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। स्केच का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको कुछ याद आता है, तो उसको आप पेंसिल से क्या करने लगते हैं, स्केच करने लगते हैं, उसको ड्रॉ करने लगते हैं। तो स्केच हमारा क्या होता है, एक रफ ड्राइंग होता है। मतलब क्या ये सही वाला होता है एकदम क्या एक्यूरेट, नहीं। स्केच का मतलब होता है रफ ड्राइंग। क्या होगा, रफ ड्राइंग होता है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे देखा कोई चीज़, हमको याद आ गया, अच्छा वो चीज़ ऐसा था वैसा था, तो हम बैठ के क्या करने लगे, एक पेन और एक पेपर पे उसको स्केच करने लगे, उसका रफ डायग्राम हम लोग बनाने लगे। तो स्केच बेसिकली क्या होता है, ड्राइंग होता है, वो भी कैसा ड्राइंग, रफ ड्राइंग, है ना। एक्यूरेट नहीं होता, ये रफ होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा स्केच। इसमें दो बात और है, इट इज ड्रॉन विदाउट स्केल। स्केच में हम लोग किसी प्रकार का स्केल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, हाथों से ही कर लेते हैं सब कुछ, स्केल का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड अ स्केच मैप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोल देंगे। मतलब जो चीज़ हाथ से बनाया जाए, रफ ड्राइंग करके, स्केच करके, उसको हम लोग बोल देते हैं स्केच मैप, सिंपल। ठीक, अगला है हमारा प्लेन। प्लेन क्या होता है भाई, ये भी बड़ा सिंपल है। देखो, अ प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब देखो होता क्या है, प्लेन का मतलब होता है जब आप एक छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखा देते हैं, उसको हम लोग प्लान बोलते हैं। देखो कितना सिंपल लिखा हुआ, क्या प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो जब आप एक छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखाते हैं, बड़ा उसका ड्राइंग बनाते हैं, तो वही हमारा प्लान कहलाता है। ओके, छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखाना, बड़ा ड्राइंग उसका बना देना, उसी को हम लोग प्लान बोलेंगे।
इट कवर्स द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये क्या करता है, आप एक रूम का जो डिज़ाइन बनाते हैं वो भी आपका प्लान ही कहलाता है। मतलब उसमें आपका लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, तो ये हमारा एक प्लान कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे होता क्या है, जब भी हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करवाते हैं, उसमें आपका घर का लेंथ ब्रेथ हाइट सब आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप क्या करते हैं, छोटे से चीज़ को बड़ा करके उसमें दिखाते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का आप जब घर बनाएंगे ना, तो घर जब आप बनाएंगे तो उसका पहले नक्शा तैयार होता है, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे अलग अलग उसका सॉफ्टवेयर आता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग नक्शा बनाते हैं। और उस नक्शे को जब आप देखोगे 3D में तो आपको दिखेगा कि असली घर है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, छोटे से ड्राइंग को आपने ऐसा बना दिया कि वो हकीकत लगने लगा, ठीक ना। तो छोटे से स्केच चीज़ों को आप बड़ा करके दिखा देते हैं, तो वही हमारा प्लान कहलाता है। उसमें आपका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ आ जाता है। इट इज़ ड्रॉन विद द स्केल, इसको हम लोग बनाते हैं स्केल से। स्केच में स्केल का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन प्लेन में स्केल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। कोई डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।